स्वागत है आपका BHDLA 138 के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम महादेवी वर्मा द्वारा लिखे गए संस्मरण पथ के साथी जो 1956 में प्रकाशित हुई थी उसके सार को पढ़ेंगे और समझेंगे ताकि एग्ज़ाम में इससे आने वाले प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। अगर आप चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक पे। जब हम इस पद के साथी संस्मरण को देखते हैं तो यहाँ मालूम चलता है कि जो सुभद्रा है वह महादेवी वर्मा से उम्र में बड़ी थी और क्रास्थवेट कॉलेज इलाहाबाद में वे महादेवी से 2 कक्षा आगे थीं। महादेवी कक्षा 5 में थी और सुभद्रा कक्षा 7 में। कविता लिखने की दोनों में समान रुचि ही उनकी मित्रता का आधार बना। गणित की कॉपी पर चोरी चोरी लिखी गई महादेवी की कविताओं को उन्होंने पकड़ा था। जब गणित की कॉपी पर महादेवी वर्मा कविताएं लिखती थी तो ये कविताएं सुभद्रा कुमारी चौहान ने देखा। उस दौर में किसी लड़की का कविता लिखना सामाजिक दृष्टि से अपराध की कोटि में आने वाला शौक था। यानी कि जो वह समय था 1956 के पहले का जो दौर था, उस समय लड़कियों का खासकर कविता लिखना सही नहीं समझा जाता था, या यूं कह सकते हैं कि अपराध किस्म की ये गलती मानी जाती थी। सुभद्रा के इस अन्वेषण के बाद इस संख्या को तेजी से विकसित होता देखा जा सकता है। उसके बाद 2 सखियों की यह मित्रता पारिवारिक बहनापे में बदल जाती है। दोनों के शौक एक ही थे, दोनों कविता लिखती थीं और उनके मित्रता का भी आधार यही था। धीरे धीरे दोनों में बहन जैसे संबंध बन जाते हैं। बाद के वर्षों में कई बार दोनों ने एक ही मंच से कविताएं पढ़ी। धीरे धीरे बाद के समय में जब किसी भी कहीं भी कविताएं पढ़ने का मौका मिलता था तो दोनों साथ में कविताएं भी पढ़ने लगी। सुभद्रा का विवाह छोटी उम्र में ही लक्ष्मण सिंह से हो गया था, जो स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते अधिकतर समय जेल में ही रहते थे। यहाँ देख सकते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी की विवाह छोटी उम्र में लक्ष्मण सिंह नाम के व्यक्ति से हो जाता है, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं और इस कारण से उन्हें कई बार अधिकतर समय जेल में ही रहना पड़ता है। सुभद्रा भी पति की आदर्श संगनी बनी और जेल में भी उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह सुभद्रा जी पति का साथ देती और स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते उनका मनोबल बढ़ाती। उनकी काव्य पंक्ति मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना, उनके मन की बनावट का एक बहुत अच्छा परिचय है। यहाँ हम सुभद्रा जी के मन के व्यक्तित्व की भावना को समझ सकते हैं कि वह किस प्रकार की उनकी व्यक्तित्व थी। वह अपने पति द्वारा किए जा रहे कार्य तथा अपने जीवन में जो भी संकट या परिस्थिति आई उसके प्रति वे सहनशील रहे। इसलिए मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना, इस पंक्ति से हम उनकी भावना को समझ सकते हैं। संक्रामक हंसी और स्वभाव की दृढ़ता उनकी मुख्य पहचान के रूप में रेखांकित की जाती है। वे कविताओं में ही नहीं जीवन में भी विद्रोहिणी थी। अगर हम देखें तो वह कई विषयों को लेकर विद्रोही रुख अपनाकर भावना के साथ लिखती हैं। जो समाज और स्त्री के हित में नहीं है उसके ऊपर वे कटाक्ष करती हैं और इस प्रकार का व्यक्तित्व उनके जीवन में भी था। सारे सामाजिक विरोध के बीच उन्होंने अपनी बेटी सुधा का अंतरजातीय विवाह प्रेमचंद के छोटे बेटे अमृत राय से किया था और हिंदू विवाह की अनिवार्य प्रथा का विरोध करके कन्यादान नहीं किया था, क्योंकि कन्या कोई निर्जीव वस्तु नहीं है जिसे दान में दिया जा सके। आर्थिक अभावों के बीच उत्साहपूर्वक उन्होंने अपनी गृहस्थी जमाई थी, लेकिन उनके आर्थिक अभावों ने उनमें किसी प्रकार की दीनता नहीं आने दी। अपने घर की धरती को उन्होंने संपूर्ण निष्ठा के साथ चाहा और प्यार किया। विश्वास, प्रेम और साहस के सहारे वे जीवन भर सुख से भरे
सुख से भरे सुनहरे बादल से घिरी रही। एक आदर्श पत्नी और महिमामयी माँ का उनमें अद्भुत संयोग था। वहीं हम देखें तो संबंधों की यही उष्मा उन्होंने दूसरे को भी दी। जिस प्रकार की भावना विचार वो रखती थी, जिस प्रकार का उनका स्वभाव था, वही दूसरों को भी इसके लिए वो प्रेरित करती थी। महादेवी ने अपने संस्मरण में स्पर्धा भाव से दो छोरों से शुरू करके गोबर के आंगन लीपने के प्रसंग की चर्चा की है। जीवन की व्यस्तताओं के बाद में उन दोनों को वैसे अवसर सुलभ न होने पर भी किशोर अवस्था का यह सखी भाव हमेशा बना रहा। दोनों के जीवन में अपने अपने कई कर्तव्य थे। जिस कर्तव्य परायणता ने उन दोनों को मिलने का बहुत कम अवसर प्रदान किया, इसके बाद भी दोनों में सखी का जो भाव था, मित्रता का जो भाव था, वो हमेशा बना रहा। कभी इलाहाबाद की ओर से निकलते हुए यदि सुभद्रा वहां रुक पाने की स्थिति में नहीं होती तो सूचना मिलने पर महादेवी उनसे स्टेशन पर ही मिल लेती थी। जब रुकने का संयोग या अवसर बनता तो महादेवी के साथ रुककर अपनी अमृत वर्षा से उन्हें नहलाती थी। कॉलेज से लौटने पर महादेवी देखती थी कि बंगले के बरामदे में सुभद्रा भानुमति का अपना पिटारा खोली बैठी है। छोटे छोटे पत्थर या शीशे की प्यालियां, मिर्च का आकार, बांसी पूरी, पेरे, रंगीन चकला बेलन, चुटीली, नीली सुनहरी चूड़ियाँ और भी न जाने क्या क्या, यह सब छोटी बहन महादेवी के लिए होता था। कभी कभी सम्मेलन में भेंट की अपेक्षा में वे उनके लिए थैले में खरीदी गई चूड़ियाँ डालकर चलती थी। यानी कि दोनों में इतनी मित्रता भाव थी कि जब भी कभी किसी कवि सम्मेलन में भेंट होने की अगर उम्मीद होती थी तो महादेवी के लिए जो सुभद्रा जी हैं वह चूड़ियाँ खरीदकर अपने साथ रखती थी उन्हें देने के लिए। मिलने पर बहुत स्नेह से मिलकर उन्हें वे दिखाती थी और पूछती थी पसंद है, और फिर उनका हाथ अपने हाथ में लेकर स्वयं वो चूड़ियाँ महादेवी को पहना देती थी। चूड़ियाँ पहनकर वो बच्चों की तरह प्रसन्न हो जाती थी। अपनी उल्लासपूर्ण प्रकृति के अनुरूप ही एक दुर्घटना में मृत्यु से पुष्प भारना आलोक वासना धरती की छवि आंखों में भरकर वसंत पंचमी के दिन सुभद्रा ने संसार को विदा की। सुभद्रा जी का एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। अपनी समाधि पर मेले की उनकी कल्पना शायद साकार हुई। त्रिवेणी के श्यामल उज्ज्वल अंचल में उनके पार्थिव अवशेष को प्रभावित देख महादेवी के स्मृति पटल पर उनका वही चेहरा था जो वर्षों पहले बचपन में उन्होंने देखा था। इस प्रकार सुभद्रा जी के अंतिम समय पर जब उनके अवशेष को, पार्थिव अवशेष को प्रवाहित कर दिया गया, उस समय महादेवी को वह बचपन का समय याद आता है जिस समय सुभद्रा जी और वे दोनों बचपन के समय में थे, और वह चेहरा महादेवी के सामने आ जाता है और उन्हें वह समय याद आने लगता है। इस तरह यह कहानी संस्मरण समाप्त होती है। और इस प्रकार से हमने इस संस्मरण को सार रूप में समझा, ताकि अगर इस पर आपको टिप्पणी करने के लिए आए, टिप्पणी लिखने के लिए आए, तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सकें। तो चलिए ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें।